श्री कुमार सभा पुस्तकालय परिवार की ओर से आयोजित इस अनूठे व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं आज के समारोह के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री जगदीप जी धनखड़, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सुदेश जी धनखड़, प्रधान अतिथि श्री सज्जन कुमार श्री तुलसियान, प्रधान वक्ता श्री लक्ष्मीनारायण जी भाला एवं कुमार सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी का, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से मंच शोभायमान है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी के भारत वंदना गीत से, जिसके बोल हैं प्यारा हिंदुस्तान हमारा, और उसको स्वर दे रहे हैं लोकप्रिय गायक श्री ओम प्रकाश मिश्र। प्रणाम करता हूँ आदरणीय मंच और आप सभी को। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, जिसे देख सुरधनु शर्माता देवलोक भी शीश झुकाता। वह धरती का स्वर्ग मनोहर प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, जिसे देख सुरधनु शर्माता देवलोक भी शीश झुकाता। वह धरती का स्वर्ग मनोहर प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा। रंगमंच यह प्रकृति नटिका, कण कण में छवियों का नर्तन। नानक और कबीर यहाँ पर करते रहते युग परिवर्तन। राम रहीम खेलते हिलमिल, कृष्ण करीम ज्ञान बतलाते। तुलसी के स्वर में कवि तुंचन मानवता का पाठ पढ़ाते, मानवता का पाठ पढ़ाते। बुद्ध जहाँ पर ज्ञान सिखाते, महावीर युग धर्म बताते। जहाँ विविध जीवन धाराएं मिलकर बनी एक ही धारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा। एक आस विश्वास एक है और एक है लक्ष्य हमारा। इस चंदन वदना माटी का कण कण है हम सबको प्यारा। गूंज रही से तो हिमालय सप्त स्वरों में पावन वाणी। हम सब सुमन एक माला के, हम केवल हैं हिंदुस्तानी, हम केवल हैं हिंदुस्तानी, हम केवल हैं हिंदुस्तानी। एक वृक्ष की हम डाली हैं,
इस गुलशन के वनमाली हैं हम भारत के, भारत अपना यही हमारा है युग नारा। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा। जिसे देख सुरधनु शर्माता, देवलोक भी शीश झुकाता। वह धरती का स्वर्ग मनोहर, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा। बहुत सुंदर, प्यारा हिंदुस्तान हमारा। बंधुओं, राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ के कवि डॉक्टर प्रदीप कुमार दीप की पंक्तियां हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाता मैं भारत का अभिमान हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाता मैं भारत का अभिमान हूँ। समाजवाद का प्रबल समर्थक, पंथ निरपेक्षता का सम्मान हूँ। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, बंधुता का प्रमाण हूँ। गणतंत्र का सजग प्रहरी मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। सामान्यतः माना जाता है कि संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत ढांचे का निर्माण और शासन प्रणाली के विधिवत संचालन की रूपरेखा निर्धारित करने वाला मार्गदर्शक दस्तावेज होता है। पर हमारा संविधान केवल एक राजनीतिक या प्रशासनिक आलेख मात्र नहीं है, अपितु इससे कहीं अधिक है। वस्तुतः हमारे संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि देशवासियों का जीवन देश की सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव के साथ जुड़ा होता है तथा देश की पहचान केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं से नहीं अपितु उसकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, मूल्य और राष्ट्रीय भावना से होती है। इसलिए हमारा संविधान भारत के प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप को अपने अंदर समेटे हुए हैं। 1000 वर्ष के बाहरी आक्रमणों के लंबे संघर्ष के बाद जब पुनः अपने शासन की बात आई तो यहाँ की 5000 वर्षों से सुदीर्घ एवं अनवरत रूप से चली आ रही सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विरासत को संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति में कई निर्दोष चित्रों से सजाया गया है। भारत की पहचान बनाने में जिन युग पुरुषों से महत् कार्य किया है या जिनके कारण भारत की पहचान बनी है, हमारा संविधान उनका स्मरण कराता है। बंगाल के सुविख्यात चित्रकार एवं रेखाकार श्री नंदलाल बोस द्वारा उकेरे गए चित्रों के माध्यम से भारत की सभ्यता एवं संस्कृति को समाहित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि हमें अपने संविधान के संबंध में तो यदा कदा पढ़ाया जाता है, बताया भी जाता है, पर उसमें उकेरे गए चित्रों और उसके महत्व से अनभिज्ञ रखा जाता है। इस अनछुए पहलू से जन जन को परिचित कराने हेतु आयोजित है श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय का आज का ये कार्यक्रम, जिसका विषय है हमारे संविधान में अंकित चित्रों की पृष्ठभूमि एवं भावार्थ। आशा है इससे हमारी सोच का फलक विस्तृत होगा एवं ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। हमारा परम सौभाग्य है कि इस अनूठे एवं अनुपम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं संविधान विशेषज्ञ पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री जगदीप जी धनखड़। आप एक सजग राष्ट्र सेवी के रूप में हम सब के बीच सुपरिचित हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें को अपने जीवन का ध्येय वाक्य बनाकर जीवन जीने वाले जुझारू व्यक्तित्व के धनी महामहिम धनखड़ जी को हम सब की ओर से साल प्रदान कर सम्मानित करेंगे, श्रद्धा देंगे। हमारे कुमार सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। हमारे बीच उपस्थित हैं
पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला नागरिक तथा महामहिम धनखड़ जी की प्रेरक एवं पूरक जीवन संगिनी श्रीमती सुदेश धनखड़, उन्हें हम सब की ओर से शाल ओढ़ाकर श्रद्धा निवेदित करेगी कुमार सभा पुस्तकालय की सक्रिय सदस्य डॉक्टर ताराजी दुग्गड़। आज के प्रधान अतिथि हैं वरिष्ठ आयकर सलाहकार श्री सज्जन कुमार जी तुलसियान। आयकर वकीलों में अग्रणी श्री तुलसियान जी इनकम टैक्स बार एसोसिएशन कोलकाता के अध्यक्ष हैं, टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के उपाध्यक्ष हैं तथा इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन बार एसोसिएशन के चीफ कन्वेनर हैं। आपकी पूरे भारत में वरिष्ठ आयकर सलाहकार के रूप में प्रसिद्धि है। आप हमारे मार्गदर्शक ही नहीं, अभिभावक हैं। मैं खड़गपुर कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर पंकज शाह से आग्रह करता हूं कि वे सज्जन कुमार तुलसियान जी का हम सब की ओर से शॉल ओढ़ाकर श्रद्धा निवेदित करें। डॉक्टर पंकज शाह। आज के मुख्य वक्ता हैं हम सब के सुपरिचित श्री लक्ष्मी नारायण जी भाला, जिन्हें हम प्यार से लखीदा कहते हैं। 1945 में महाराष्ट्र के चिखली में जन्मे लखीदा बहुभाषाविद के साथ साथ एक प्रखर चिंतक एवं कुशल लेखक भी हैं। विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, स्वदेशी जागरण मंच एवं हिंदुस्तान समाचार में राष्ट्रीय स्तर का दायित्व निभाने के बाद 2018 से आप हिंदू आध्यात्मिक सेवा प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ संस्थान के भी निदेशक हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं एवं आपके प्रेरक लेख समय समय पर पत्रकारिताओं में प्रकाशित होते रहते हैं। हमारा संविधान, भाव एवं रेखांकन के लेखक श्री लखीदा को हम सब की ओर से शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करेंगे पुस्तकालय के अर्थ मंत्री श्री अरुण प्रकाश मल्लावत। अब मैं माननीय अतिथि गणों से निवेदन करता हूं कि भारत माता के पुष्प पर चित्र अर्पण कर हम सब की ओर से श्रद्धा निवेदित करें। पैर स्लिप हो जाएगा, वो उधर स्लिप हो सकता है ना पैर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी से निवेदन करता हूं कि स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। इस अत्यंत अनूठे एवं अनुपम अनुष्ठान में सभी आमंत्रित अतिथिगणों का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले मैं हृदय से स्वागत करता हूं प्रदेश के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का, जिनकी उपस्थिति से पुस्तकालय को सदा सर्वदा प्रेरणा मिलती रही है। आप सबको स्मरण होगा, ठीक 1 साल 15 दिन पहले हम लोग इसी सभागार में कुमार सभा पुस्तकालय का शताब्दी समारोह मना रहे थे और महामहिम का आशीर्वाद उस कार्यक्रम को हमें सुलभ हुआ था। मैं उस संदर्भ का उल्लेख केवल इसलिए करना चाहता हूँ कि उसके बाद कई आयोजनों में या टेलीफोन पर जब जब आपसे बात हुई, कुमार सभा पुस्तकालय की गतिविधियों के बारे में उनकी जिज्ञासा सदा सर्वदा बनी रही। प्रदेश के सर्वोच्च पद पर विराजमान व्यक्ति अगर हमारी जैसी एक सामान्य सी संस्था के बारे में इतनी चिंता रखता है तो हर आम नागरिक के प्रति उसका सद्भाव स्नेह कैसा होगा, इसका अनुभव हम सब कर सकते हैं। इसलिए जब हमारे इस आयोजन की पीठिका बनी, हमारे मंत्री महावीर बजाज जी और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय भाला जी ने इस विषय को रखते हुए कार्यक्रम बनाया, तो हमारे एक तीसरे सलाहकार और आत्मीय हमारे मार्गदर्शक प्रेरक सज्जन जी तुलसियान ने सहज रूप से कहा कि अगर महामहिम आ जाएंगे
तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये विषय भी उन्हीं का है। इन चित्रों की महत्ता क्या है, ये जो कलाकृतियाँ हैं संविधान से और हमारे देश से, हमारी ज़मीन से, हमारे आकाश से उसका जुड़ाव कैसा है, उसकी व्याख्या भी बहुत अच्छी करेंगे। हम लोग संकोच में थे। अभी तक आप सब जानते हैं कि मार्च महीने के बाद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिजिकल प्रेजेंस के साथ कोई अनुष्ठान कर नहीं रहे थे। आभासी कार्यक्रम 3-4 बहुत भव्य हुए, लेकिन ये पहला आयोजन था और महामहिम तक स्वयं संपर्क होने के बाद भी हम लोग संकोच का अनुभव कर रहे थे। लेकिन सज्जन जी ने सुझाया और हम लोगों ने प्रयास किया, सहज भाव से उन्होंने स्वीकृति दी। ये हम सब के लिए सचमुच गौरव की बात है। ये पुस्तकालय के संस्थापकों का पुण्य प्रताप है कि हम सब कार्यकर्ताओं के आह्वान पर देश के अलग अलग क्षेत्र के विशिष्ट जन उपस्थित होते रहते हैं। मैं हृदय से आभारी हूँ महामहिम का। उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप उनकी सक्रियताओं को नियमित अनुभव करते हैं। संविधान के प्रति उनकी कितनी गहरी निष्ठा है, कितनी गहरी जानकारी है, इसको और बताने की ज़रूरत नहीं। मैं कृतज्ञ हूँ माननीय श्रीमती धनखड़ जी का कि वो हमारे उस कार्यक्रम में भी आई थी और आज यहाँ पधारी। तो वो केवल उनकी धर्मपत्नी या प्रदेश की प्रथम महिला नागरिक ही नहीं है, हम सब के लिए, हमारे जो महिला सदस्यों का एक हमारा बड़ा समूह है, उन सब के लिए भी आपकी उपस्थिति प्रेरणा देती है। इसलिए मैं आपके प्रति भी औपचारिक रूप से स्वागत करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जिनके प्रति इस स्वागत भाषण में कृतज्ञता व्यक्त करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो आज के मुख्य वक्ता माननीय लक्ष्मी नारायण जी भाला। लेकिन दिक्कत ये है कि वो हमारे इतने अपने हैं, इतने करीब हैं कि उनके बारे में अगर हम कुछ ज़्यादा आत्मीयता से अपने उद्गार प्रकट करें तो हो सकता है बाद में वो कहें कि अपने घर वालों के प्रति इस तरह की बात क्यों कही जाती है। लेकिन जो भी हो, वो हमारी पुरस्कार समितियों में चयन समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। अलग अलग आयोजनों की जो भूमिका बनती है उसमें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थिंक टैंक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, भाला जी उसमें अन्यतम है। मैं पुस्तकालय परिवार की ओर से उनके प्रति प्रणाम निवेदित करते हुए अपने भावोद्गार व्यक्त करता हूँ। और फिर एक हमारे अनन्य साथी सहयोगी सज्जन जी तुलसियान, मैंने जैसा शुरू में कहा कि उनके संकेत से ही आज महामहिम उपस्थित हैं। हमारी हर गतिविधियों में अभी जो हम लोगों ने एक शताब्दी संकल्प लिया है पुस्तकालय के भवन का, उसके भी कहीं न कहीं हेतु और सेतु सज्जन जी तुलसियान हैं। मैं उनके बारे में भी ज़्यादा नहीं कह के उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज का विषय हम लोग अधिक से अधिक सुने, उसको दृश्य श्रव्य के माध्यम से देख सकें, इसलिए ये जो टीवी का पर्दा है दोनों तरफ लगाया गया है। और हमारे जो श्रोता हैं, जो आभासी माध्यम से जुड़े हैं, जो अभी पिछले भी कई कार्यक्रमों में हमारे आयोजनों को सफल बना चुके हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करना है। क्योंकि वो जिनको हम बड़े आग्रह से बुलाया करते थे, जो हमारे बिना बुलाए भी कुमार सभा के प्रति अपने संपर्क के कारण यहाँ आया करते थे, और आप सब साक्षी हैं कि हमारे आयोजनों में अपार भीड़ हुआ करती थी। लेकिन आज चूँकि कोविड प्रोटोकॉल है, उसकी सीमा है, उसका बंधन है, आज केवल चयनित लोग ही आ सकें। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो श्रोता यूट्यूब पर या जूम पर या दूसरे माध्यमों से जुड़े हैं वो हमारे अपने नहीं हैं। वो सब जानते हैं कि कुमार सभा के साथ उनका अंतरंग रिश्ता है। बृहत्तर कुमार सभा परिवार की साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जितने भी क्षेत्र हैं, विशिष्ट लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ अपने घर से, अपने स्थान से, और उनमें से कुछ चयनित लोग यहाँ हैं। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि कैसे कैसे लोग आज हमारे इस आयोजन में उपस्थित हुए। राजस्थान सूचना केंद्र के, राजस्थान के महत्वपूर्ण संस्थान के श्री हिंगराज दान रत्नू जी आज उपस्थित हैं, पिछले कार्यक्रम में भी यहाँ आए थे। भुवनेश्वर से पधारे हैं हमारे अनन्य साथी श्री प्रकाश बेताला। खड़गपुर से डॉक्टर राजीव रावत, IIT खड़गपुर के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी। खड़गपुर कॉलेज के प्रोफेसर पंकज साहा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी साथी श्री प्रभाकर तिवारी। प्रख्यात विद्वान साहित्यकार लेखक डॉक्टर ऋषिकेश राय और डॉक्टर अभिजीत सिंह। कवि साहित्यकारों में अनिल ओझा नीरज जी, गजलकार रवि प्रताप सिंह जी, ओजस्वी कवि नवीन कुमार सिंह जी हमारे साथ, और भी डॉक्टर BP सिंह जी। और इन सारे लोगों के बाद बहुत सारे लोगों का नाम मैं भूल गया, लेकिन ये देख भी पा रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं।
अलग अलग क्षेत्र के हमारे सहयोगी साथी हैं। मैं पहले तो कहा करता था मेरे आंगन में भीड़ लगी, मैं किसको किसको याद करूं। आज भीड़ तो नहीं है, लेकिन जो जहां से जुड़ा हुआ है कुमार सभा पुस्तकालय परिवार की ओर से मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अपना स्वागत वक्तव्य समाप्त करूं उसके पहले आज का जो विषय है, हमारे संविधान में अंकित चित्रों की पृष्ठभूमि और भावार्थ। मैं आज सुबह जब घर से निकल रहा था, मुझे चूँकि 25 दिसंबर निकट है और अटल जी का जन्मदिन 25 तारीख को मनाया जाता है। अटल जी की कविताएं और उनके भाषणों को हम लोग सुनते ही रहे हैं, कई लोग तो बहुत मुरीद हैं। उन्होंने एक बहुत चर्चित वक्तव्य रखा था जिसकी 3-4 पंक्तियां आप सबको स्मरण होंगी, जिसमें भारत भूमि की वंदना करते हुए उन्होंने गद्य में जो बात कही थी वो पद्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा था, हमारे लिए देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर इसका किरीट है, बंगाल और पंजाब 2 विशाल कंधे हैं, दिल्ली इसका दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है। लंबा प्रसंग है, लेकिन जिसको राष्ट्र पुरुष कहा है, उस राष्ट्र पुरुष के भीतर भी तो कोई दिल है, उस राष्ट्र पुरुष के भीतर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संविधान के स्पंदन का वो कहीं ना कहीं क्षेत्र है जिसको हम लोग कहीं न कहीं अपने जीवन शैली में, अपने अनुशासन में ढालते हैं। संक्षेप में कहें, आधी पंक्ति में कहें कि संविधान हमारे राष्ट्र का स्पंदन है। अगर भारत भूमि को हम जीता जागता राष्ट्र पुरुष कहते हैं तो ये संविधान हमारी प्राण धारा है। हम उसके अनुशासन में बंधे रहकर साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अपनी चेतना को जागृत करते हैं। और जैसा कि ओम प्रकाश मिश्र जी गीत गा रहे थे, उस अपनी भारत भूमि पर बार बार निछावर होते हैं। आज भारत को विश्व के पटल पर अगर गौरवशाली बनाना है तो हमें अपनी इस भारत भूमि की वंदना के साथ संविधान की उन बातों को भी समझना होगा जिसके आधार पर हम नियम से, अनुशासन से काम करते हुए अपने देश को गौरव के शिखर पर पहुंचा सकें। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता, भाला जी अपना वक्तव्य रखेंगे। 22 भाग हैं, 22 भाग में 28 चित्र हैं। कल मैं भाला जी से रात में बात कर रहा था और उन 28 चित्रों की जो पीठिका है उसमें साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अलग अलग संदर्भ हैं। आप जिस दृष्टि से उसको देखें, हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, हम लोगों को कहा जाता है दृष्टि भेद से दृश्य भेद होता है। हम अगर साहित्यिक दृष्टि से देखें तो उसमें बहुत सारी बातें। मैं रमानाथ अवस्थी की 2 पंक्ति सुनाकर अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा। उनका एक चर्चित गीत है, मेरी रचना के अर्थ बहुत से हैं, जो भी तुमसे लग जाए लगा लेना। उसी तरह संविधान के इन चित्रों के अर्थ बहुत हैं, साहित्यिक है, सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है और संविधान परक है। हमारे सारे संविधानविद यहाँ बैठे हैं। उन अर्थों को लेते हुए हमारे चित्रकारों को किस रूप में समाहित किया गया, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ अपने पूर्व पुरुषों को जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। उनकी पीठिका, कैसे एक अध्याय शुरू होता है और कैसे चित्र उपस्थित किया जाता है, इनको अलग अलग दृष्टियों से हम देखें। और भाला जी ने 3 वर्ष तपस्या की है उसके लिए। उस तपस्या का क्या फल है, कैसे हम उस नवनीत को आज कम समय में ले सकेंगे। लेकिन मैं तो निवेदन करूंगा पुस्तकालय की ओर से कि भाला जी ये केवल 30 मिनट, 40 मिनट का, 25 मिनट का व्याख्यान नहीं है, आप बार बार उसकी व्याख्या करें। और हम सब लोग जो अपने अपने ढंग से देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और कुमार सभा पुस्तकालय का ये मंच है जिस पर आप आकर हम सबको बताएं। हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है अनुशासित होने की, संविधान संबद्ध देश को समझने की। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आभासी माध्यम से जुड़े अपने सभी श्रोताओं के प्रति मैं क्षमा याचना करता हूं कि उनको आज इस रूप में हम लोग नहीं बुला सके, लेकिन भविष्य में जल्दी से जल्दी ये समय बीते और हम सब यहाँ उपस्थित होकर आप सबका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। कुमार सभा को वो अपना पूरा गौरव प्राप्त हो। ओम निश्चल की 3 पंक्तियों के साथ अपनी बात समेट लूँगा कि कोविड का यह समय भी बीतेगा, उदासी का सफ़र भी बीतेगा, महामारी का डर भी बीतेगा, जिंदगी खिलखिलाएगी फिर से, यातना का प्रहर भी बीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के प्रधान अतिथि श्री सज्जन कुमार जी तुलशान का कि वे अपना वक्तव्य रखें। पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल महामहिम श्री धनखड़ जी, जो स्वयं हमारे देश में सबसे अच्छे कानूनी दिमागों में से एक हैं और एक संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, श्रीमती सुदेशना
धनखड़ जी, प्रधान हमारी महिला प्रधान इस राज्य की, और उनके रहने से ऐसा लगता है कि हमारे राज्यपाल महोदय संपूर्ण रूप से यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि उनकी गरिमामयी उपस्थिति उनके व्यक्तित्व को और बढ़ा देती है। माननीय श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं, माननीय कुमार सभा पुस्तकालय के सभापति श्री त्रिपाठी जी, माननीय महामंत्री श्री महावीर प्रसाद बजाज जी, भाइयों और बहनों, मैं इस तरह से कि एक दिलचस्प विषय पर इस आयोजन को रखने के लिए आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा। वे हमारे संविधान के ऐसे अनदेखे पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शानदार काम कर रहे हैं। संविधान सभा जब भारतीय संविधान को अंतिम रूप दे रही थी, उसके मसौदे पर बहस कर रही थी, उस दौरान संविधान बनाने वालों को इस बात की भी चिंता थी कि भारतीय संविधान ऐसा हो जो भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ दिखे, और जिस तरह जड़ के बिना कोई विशाल दरख्त नहीं टिक सकता, उसी तरह संस्कृति से जुड़े बिना भारतीय संविधान भी अस्थायी नहीं रह सकता। ऐसी सोच संविधान निर्माताओं की थी। ये देश 5000 बरस पुरानी सभ्यता के साथ जी रहा है। ये कोई 1947 में जन्मा हुआ देश नहीं है। इसलिए उसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शांति निकेतन गए तो वहाँ उनकी मुलाकात प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस से हुई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में बड़े हुए नंदलाल को संविधान की मूल पुस्तक को अपनी चित्रकारी से सजाने का निमंत्रण दिया गया। नंदलाल बोस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के न्योते को स्वीकार किया। उन्होंने इस काम में अपने छात्रों का भी सहयोग लिया। 4 साल में नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने कुल 28 चित्र बनाए और इतनी ही किनारियाँ बनाई। संविधान के सभी 22 अध्यायों को इन चित्रों और किनारियों से सजाया गया। नंदलाल बोस और शांति निकेतन के उनके छात्रों ने धर्म विशेष नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाने वाले चित्र बनाए। पहला चित्र भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की लाट का है, जिसे संविधान के पहले पन्ने पर लगाया गया। हड़प्पा की खुदाई में मिले घोड़े, शेर, हाथी और सांड के चित्रों को लेकर सुनहरी किनारियां बनाई गई, जिससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सजाया गया। नंदलाल बोस ने सिंधु घाटी सभ्यता की सील का चित्रण भी बनाया। संविधान की मूल प्रति में सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के चित्र भी उकेरे गए। संविधान की मूल प्रति संसद के पुस्तकालय में सुरक्षित है। गुरुकुल का एक दृश्य ध्यान करने वाले बुद्ध के लिए अपनी चोंच में एक फूल पकड़े हुए मोर, सम्राट अशोक, बादशाह अकबर, रानी लक्ष्मीबाई के चित्र, महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील नवाखाली में शांति स्थापित की और सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना के चित्र भी बनाए गए। जब संविधान में वैदिक काल का प्रतिनिधित्व एक गुरुकुल के दृश्य से होता है जो नागरिकता पर खंड में है, राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों पर भाग की शुरुआत महाभारत के एक दृश्य से होती है, जिसमें युद्ध की शुरुआत के पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच चर्चा होती है। मौलिक अधिकारों के लिए कलाकारों ने रामायण की ओर रुख किया। लंका में युद्ध के बाद राम, लक्ष्मण, सीता के घर लौटते हुए रेखा चित्र बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस आधार पर यह कहा जाता है कि 1993 में विश्व हिंदू परिषद बनाम भारत संघ के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, राम एक संवैधानिक इकाई हैं और बेशक हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की वास्तविकता हैं। भाग 12 में हम महाबलीपुरम में मूर्तियों को देखते हैं, जिसमें पौराणिक राजा भागीरथ की तपस्या और गंगा से पृथ्वी तक वंश शामिल है, जबकि सम्राट अशोक को संविधान के भाग 7 के एक दृश्य में बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए देखा जा सकता है। यह हमें प्रत्येक राज्य के अधिकार की भूमिका बताता है। संघ में भाग 9 में राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक दृश्य है
जो यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा कलाओं को बढ़ाया दिया गया है। संविधान में प्रमुख रूप से चित्रित एकमात्र महिला आकृति लक्ष्मीबाई झांसी की रानी उनके कवच में स्केच की गई है। वह संविधान के भाग 16 में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के साथ पृष्ठ में साझा प्रदर्शित होती है। भाग 14 में सम्राट अकबर को अपने दरबार में मुगल शासन का प्रतिनिधित्व किया पृष्ठभूमि की अवधि के हड़ताली वास्तविकता को दर्शाता है। इस बीच मुगलों को चुनौती देते हुए बाद के खंड में मराठा शासक शिवाजी और 10वें शिव गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह को दिखाता है। महात्मा गांधी की एक छड़ी के साथ बोस का चित्रण, जिसमें दंडी मार्च को चिन्हित करके 1930 बनाया गया है, यह भी संविधान को आधारित आधिकारिक भाषा पर खंड में है। इस तरह से विभिन्न 22 भाग जो संविधान के हैं उसमें भारत के विभिन्न कलाकृतियों को सम्मिलित करके भारत के इतिहास को प्रदर्शित करने की चेष्टा की गई है। भारत का ये संविधान हमें इस रूप में नहीं मिलता है, क्योंकि ये चित्रों का अवलोकन हम भारत के संविधान को की जो प्रतियां हमें मिलती है उसमें चित्रित नहीं है। इनफैक्ट ये एक हमारी मांग है कि जितने भी संविधान की लिपियां बने सब में ये चित्र प्रखर रूप से सम्मिलित होने चाहिए, जिससे कि हर एक भारतवासी ये समझ पाए कि चित्रों का महत्व क्या है। हमारे भाला जी इस पर पूरा रिसर्च किया उन्होंने, ये आपको पूरी तरह से तन्मयता से इसके बारे में बताएंगे। और हमारे संविधान विशेषज्ञ महामहिम श्री राज्यपाल वो भी आपको इस चित्रों की जो विशेषता है इसके बारे में पूरी तरह से समझाएंगे। मैं आप लोगों का विशेष समय नहीं लेते हुए आपको धन्यवाद करते हुए आज के आयोजकों को बहुत शुभकामना देते हुए ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो प्रयोग शुरू किया है ये सचमुच में प्रशंसनीय है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन जी। बंधुओं, शब्दों के अर्थ की एक सीमा होती है, किंतु चित्र असीम अर्थवाही होते हैं। उस असीम का कुछ मात्रा में अर्थबोध हो सके और हम संविधान निर्माताओं की उन भावनाओं तक पहुंच सकें, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य वक्ता श्री लक्ष्मीनारायण जी भाला को। श्री लक्ष्मीनारायण जी भाला। मंचस्थ अपनी पूर्णता के साथ उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय, उनकी अर्धांगिनी सुदेश जी, हमारे कुमार सभा पुस्तकालय के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री जी, आदरणीय तुलसीयान जी, और सीमित लोगों को बुलाने की बाध्यता के कारण जो लोग उपस्थित हुए हैं, उनके साथ जो अपने अपने स्थान पर फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से इसको देख रहे हैं, उन सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने को था और उसके कारण अंग्रेज बहुत कमजोर हो चुके थे। वो अपनी अपनी जहाँ जहाँ सत्ता थी उनकी, जिसके बारे में कहा जाता था कि सूरज डूबता नहीं है उनकी सत्ता से, तो ऐसे अंग्रेज एक एक देश छोड़ रहे थे और इंग्लैंड तक उनको सिमटना था। भारत भी छोड़ने वाले थे। इसका लाभ उठाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे महायुद्ध का ही एक अंग इस रूप में भारत पर आक्रमण किया, अंडमान निकोबार को स्वाधीन किया, मणिपुर को स्वाधीन किया और फिर सिंगापुर में बैठकर, रंगून में बैठकर अपनी सेना का प्रशिक्षण करते समय उन्होंने रेडियो के द्वारा भारत को संदेश दिया, विशेषकर महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता इस संबोधन के साथ उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो जाने ही वाले हैं और मैं अपनी सेना को लेकर जब आ रहा हूं तो कम से कम नुकसान हो, इसके लिए आप इसके लिए अनुकूल वातावरण बना लें अंदर, तो अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा जा सकता है और हम स्वाधीन हो जाएंगे। लेकिन चूंकि
महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और इसलिए उनको लगा कि यह युद्ध होगा तो हिंसा होगी। हालांकि बिना युद्ध के भी बहुत हिंसा हुई, लेकिन युद्ध और हिंसा का जो नाता है उसके कारण उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया गया। उनका जो भी हुआ वो अलग विषय है, लेकिन तुरंत तय किया गया कि भारत संविधान के आधार पर चलेगा, इसके लिए संविधान की रचना की जाए। 1935 में, यानी 1932 में अपनी पूरी राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित हो जाने के बाद अंग्रेजों ने 1935 में म्यांमार जो आज का है ब्रह्मदेश, उसको स्वाधीन कर दिया था और बाकी बचा हुआ जो भारत है उस पर वो शासन कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने 1935 में एक संविधान भी बनाया। उस संविधान की समीक्षा करने के लिए BN राव, इनको दायित्व भी दिया गया कि इसमें और कुछ त्रुटियां हो या इसको और संशोधित करना हो तो संशोधित करे। 1-1.5 वर्ष तक उन्होंने इस पर परिश्रम करके उसको संशोधित किया और वो संशोधन उनके अनुकूल था अंग्रेजों के, और इसलिए अंग्रेजों ने उनको सर की उपाधि दी 1938 में। और फिर जब ये बात आई कि इंग्लैंड अब कमज़ोर हो रहा है और यहाँ से भारत छोड़कर उनको जाना ही होगा, तब उन्होंने ये योजना बना ली कि भारत को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे जैसे इसको अलग कर दिया है ब्रह्मदेश को, उसी प्रकार भारत का भी विभाजन हो जाए, क्योंकि यहाँ 2 बड़ी कौमें हैं। मुगलों ने राज किया था, वो भी कह रहे हैं कि हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए, और इसलिए दोनों को अपना अपना हिस्सा देकर तब हम यहाँ से जाएंगे। और उन्होंने जून 1948 इसमें किसी दिन 21 तारीख शायद तय की थी कि इस दिन हम देश को छोड़ देंगे, उससे पहले आप संविधान बना लीजिए और ये किसको सौंपना है ये तय कर लीजिए। तो एक हिस्सा जो कांग्रेस उस समय सामने थी, उनके कहने पर जिसको देना है उनको मिलेगा, और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के नाते जिन्ना को मिलेगा। ये तय हो चुका था, लेकिन अचानक तारीख बदल गई और इंग्लैंड से संदेश आया कि 15 अगस्त को ही हम भारत छोड़ देंगे। अचानक मन में आया कि 15 अगस्त क्यों की उन्होंने, जो तारीख तय थी पहले से 21 जून, उसको बदलकर 15 जून करने का कारण क्या था? एक साल पहले करने का कारण क्या था? तो कारण ये था कि वो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये करवाना चाहते थे। लॉर्ड माउंटबेटन ये द्वितीय विश्व युद्ध के एक तरह से महानायक थे। जर्मनी का ध्वंस उसका हो जाने के बाद जर्मनी का जो सरेंडर हुआ वो 15 अगस्त 1945 को हुआ है, और इंग्लैंड ने यह तय किया कि एक विजेता जब जर्मन को जीत सकता है तो भारत को विभाजित भी करने का क्रेडिट उसी को दिया जाए, और उन्होंने भी स्वयं भी आग्रह किया। और दूसरी बात एक और थी जो आमतौर पर ज़्यादा चर्चा में आनी नहीं चाहिए। नेहरू की कमजोरी जो थी, उस कमजोरी के लिए माउंटबेटन की पत्नी, उनको एक तरह से विष कन्या के नाते उपयोग किया गया कि वो उनको रिझाती रहेगी और इधर हम भारत का विभाजन कर लेंगे, और इसलिए 15 अगस्त ये तारीख तय कर दी गई। इधर संविधान की रचना के लिए 6 दिसंबर 1946 उस दिन एक संविधान सभा का गठन भी हुआ, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और संविधान में जो भी कुछ परिवर्तन करना है भारत के अनुकूल, उसके लिए BN राव को ही फिर से नियोजित किया गया कि आप इसका कंपाइलेशन जो भी करना है वो करिए। उन्होंने कई देशों का भ्रमण भी किया, कई देशों का अध्ययन भी किया संविधान का, और जिस इंग्लैंड का एक अक्षर का संविधान नहीं है, उस इंग्लैंड की सत्ता ने भारत से दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनवाने का काम प्रारंभ करवा दिया। काम प्रारंभ हुआ, एक के बाद एक सेमिनार होते रहे, गोष्ठियां होती रही। कुल 11 गोष्ठियां या 11 सत्र संविधान सभा के हुए,
300 से अधिक 399 उसके सदस्य थे पहले। और चूंकि भारत विभाजन से पहले ही काम शुरू हो चुका था, इसलिए संविधान सभा का जो प्रतीक है वो हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि अखंड भारत का चित्र है, और उसमें विशेष रूप से ब्रह्मदेश नहीं है, ये स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए उधर का हिस्सा कटा हुआ है, वो दिखाया गया है। लेकिन पूरा बाकी भारत जो है अफगानिस्तान तक, वो अखंड उस संविधान के अपना जो प्रतीक चिन्ह है उस पर देखा जाता है। तो ऐसा प्रतीक चिन्ह लेकर संविधान सभा बैठी, उन्होंने काम आरंभ किया। BN राव उसका लेखा जोखा करते थे, लिखते थे, और ये होते होते जब 15 अगस्त नज़दीक आई, संविधान का काम पूरा नहीं हो पाया है, तब फिर यह तय किया गया कि 15 अगस्त को हम मना लेते हैं। स्वाधीन होने का जो अपने अधीन देश को ले ले, तंत्र बाद में हाथ में लेंगे, लेकिन कम से कम देश स्वाधीन हो जाए। तो देश की स्वाधीनता 15 अगस्त को स्वीकार कर ली गई, और उसके लिए 14 अगस्त से 30 अगस्त तक ये जो संविधान सभा की बैठक थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि उसी में 14 की रात को 12 बजे से पूर्व पाकिस्तान को स्वाधीन करना है, 12 के बाद भारत को स्वाधीन करना है, ये लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी। उस अनुसार 12 से पहले पाकिस्तान को स्वाधीन कर दिया गया। 12 के बाद पूरा देश सोया हुआ था, उसी में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, और दूसरे दिन 15 तारीख को सुबह 8 बजे या 9 बजे से इसका उत्सव मनाया गया। एक तरफ लोग प्रताड़ित होकर आ भी रहे थे, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी, आज का जो बांग्लादेश है, लेकिन उत्सव मनाना जरूरी था, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा था। तो एक तरफ कष्ट है, दुख है, एक तरफ आनंद है। इस दुविधा में संविधान सभा भी दुविधा में थी, संविधान सभा ही देश का शासन भी कर रही थी। तो संविधान सभा की इस दुविधा में ही देश स्वाधीन हुआ। संविधान पूरी तरह से रचना हुई ही नहीं थी, लेकिन मानस बदल चुका था कि अब हम स्वाधीन हो चुके हैं। अब तक पराधीन थे, खंडित होंगे, अखंडित होंगे, कैसे रहेंगे, ये दुविधा का प्रश्न था। महात्मा गांधी कह चुके थे कि देश का विभाजन नहीं होने दूंगा, मेरे शरीर का पहले विभाजन होगा, तब देश का विभाजन होगा। और इसलिए विश्वास था लोगों का कि देश के विभाजन किसी न किसी रूप में अनशन के द्वारा हो, जैसे भी टाल देंगे, लेकिन नहीं टाल पाए, और देश का विभाजन हुआ। और इस प्रकार से विभाजित देश का तंत्र जब हाथ में लाना है, तो उस स्वाधीन देश का तंत्र तैयार करने का नए ढंग से, नई मानसिकता से सोचना चाहिए, ऐसा संविधान सभा ने सोचा। और 29 अगस्त 1947 स्वाधीनता के 14 दिन बाद संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिस प्रारूप समिति में 7 लोग थे, जिसमें इसके प्रमुख बनाया गया बाबा साहेब आम्बेडकर को। BN राव को नहीं बनाया गया। BN राव से उन्होंने जो किया हुआ काम था वो सारा इन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर 15 अगस्त के बाद, 30 अगस्त के बाद पहली बैठक उनकी 30 अगस्त हुई, और उसके बाद लगातार 141 बार बैठकें करके उन्होंने एक नया प्रारूप बनाया। BN राव का दिया हुआ प्रारूप काफ़ी मात्रा में बदल चुका था, और 1947 में, 47 के अंत में, 48 के प्रारंभ में नया प्रारूप लेकर संविधान सभा फिर से बैठी। करीब 1 वर्ष 3 महीने बाद, 1 वर्ष 3 महीने बाद जो 5वां सत्र था, वो 5वां सत्र सबसे लंबा था, 66 दिन का। 66 दिन पर इस पर चर्चा हुई, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उन्होंने बनाया हुआ संविधान जो है उसको मोटे तौर पर स्वीकृति देना है, उस पर चर्चा करनी है, उसका अंग्रेजी में लिखा हुआ जो है उसका हिंदी अनुवाद भी करना है। तो अनुवाद करने का काम मध्य प्रदेश के उस समय के जो अध्यक्ष थे, CP बेरार विधानसभा के, घनश्याम सिंह गुप्ता, उनकी अध्यक्षता में 7 लोगों की एक कमेटी बनाई जो हिंदी में इसका अनुवाद करेगी। साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी इच्छा ये थी कि मेरी अध्यक्षता में जब हो रहा है तो मुझे तो पूरे देश की सोचनी है,
और इसलिए बाकी भाषाओं में भी जब अनुवाद होगा उस समय कुछ टर्मिनोलॉजी एक ही प्रकार की हो, अलग अलग भाषा में अलग अलग टर्मिनोलॉजी न हो, कानूनी शब्द जो है। तो इसलिए 41 लोगों की एक और कमेटी बनाई गई जो बहुभाषा ऐसे भाषाविदों की कमेटी थी, और उनके जिम्मे ये काम दिया था कि संविधान का पूरा ट्रांसलेशन तो बाद में होगा, लेकिन कम से कम कुछ शब्दों का ट्रांसलेशन और उसकी स्वीकृति ये हो जाए। और इस प्रकार से वो स्वीकृति का काम भी चलता रहा, अनुवाद भी चलता रहा, और इधर चर्चाएं भी होती रही, और इस प्रकार से एक के बाद एक संविधान के प्रारूप को फाइनलाइज करते हुए वो आगे बढ़ते गए। और अंततः ये तय हुआ कि 26 नवंबर 1949 उस दिन संविधान को हम आत्मसात करेंगे, उसको आत्मार्पित करेंगे। और उसी हिसाब से सारी तैयारियां हुई, और 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत कर लिया गया। संविधान के पहले पृष्ठ पर ये लिखा हुआ है कि 26 नवंबर ये हमारा इस संविधान को स्वीकृत करने का दिन है। लेकिन 26 जनवरी ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस समय 26 जनवरी हमारा स्वाधीनता का दिवस है, स्वतंत्रता का दिवस है, और इसको हम मनाएंगे। तो भले ही हम पराधीन हैं, लेकिन हमें स्वतंत्र होना है। और इसलिए हर वर्ष 1930 के बाद हर वर्ष 26 जनवरी ये स्वतंत्रता का दिवस इस रूप में मनाया जाता था। और इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही हम स्वतंत्रता का पर्व मनाएंगे, ये तय हुआ। इसी बीच एक विषय ये आया कि संविधान अक्षरों में तो लिखा गया है, जितना इसको परिष्कृत करना था परिष्कृत भी किया गया है, लेकिन क्या अक्षर में आत्मा होती है? अक्षर तो निष्प्राण है। तो इस संविधान को प्राणवंत बनाया जाए, ये जब चर्चा आई तो नेहरू जी को ये बात बड़ी जच गई। उन्होंने तुरंत चर्चाएं की कि फिर अगर संविधान को उसमें प्राणवंत ही करना है तो पूरा संविधान हाथ से लिखा जाए। और हाथ से लिखने का काम अंग्रेजी में लिखने के लिए दिल्ली में ही रहने वाले थे रायजादा, प्रेम नारायण रायजादा जी, उनको दिया गया। और हिंदी का काम जो दिल्ली में ही रहते थे बसंत कृष्ण वैद्य, इनको दिया गया। दोनों ने बड़े सुवाच्य अक्षरों में, बड़े सुंदर अक्षरों में अपना अपना काम करना शुरू किया। वो लिख रहे हैं, लेकिन लिखते समय जो पेपर चाहिए वो कैसा पेपर हो, इसके बारे में जब चर्चा आई तब आया कि इस पर जब चित्र अंकित किया जाएगा तो चित्र भी हो, लिखा भी जाए। इस प्रकार का पेपर कौन सा हो सकता है और ये 1000 वर्ष तक टिका भी रहे। तो इसकी जिम्मेवारी नंदलाल बोस को दी गई कि आप स्वयं आर्टिस्ट भी है, पेपर कौन सा अच्छा होना ठीक रहेगा ये भी आप तय कर सकते हैं। उनको ये काम दिया गया। उन्होंने पूरे देश के सारे पेपर्स के ये मंगवाए, और अंत में उन्होंने तय किया जो विशेष प्रकार का पेपर था, जो शायद उसका भी संपूर्ण लेखा-जोखा नहीं मिल पाया है, लेकिन संभवतः देहरादून में बना। और देहरादून का हैंडमेड पेपर इतनी बड़ी साइज़ का 18 इंच बाय 23 इंच, इस साइज़ का पेपर तय किया गया। और इस पेपर में बीच में 8 इंच बाय 13 इंच, यानी सब तरफ 5-5 इंच छोड़कर इतने पेपर पर लिखावट होगी। और ऊपर के 3 इंच की जगह जो है वो नंदलाल बोस के लिए छोड़ दी जाएगी, जहाँ वो चित्र अंकित करेंगे। अगर उन्होंने पहले चित्र अंकित कर दिया हो तो लिखने का काम बाद में होगा, अगर अंकित करने में समय लगा हो तो लिखने का काम होता रहेगा, इतनी जगह उनके लिए छोड़ दी जाएगी। तो पूरे चित्रों को हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कोई चित्र पहले से अंकित था और बाद में लिखा गया, कोई चित्र लिखने के बाद बनाया गया। तो गहराई से देखेंगे तो ध्यान में आएगा, लेकिन इतनी जगह उनके लिए छोड़ दी गई थी। और यहाँ से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भी अपनी अपनी जगह बैठकर लिख रहे थे। और इसका पूरा संचालन जो है वो स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर, क्योंकि इसका स्पिरिट बदलना नहीं चाहिए। जिस भाव से
ये संविधान लिखा गया है, उस भाव का प्रकटीकरण इस चित्रों के द्वारा होना चाहिए, ये उनके मन में था। इसलिए नंदलाल बोस से भी वो चर्चा करते थे, जो लिखते थे उनसे भी चर्चा करते थे, और उनको एक प्रकार से संविधान के साथ आत्मीय रूप से जोड़ने का काम ये बाबा साहेब अम्बेडकर करते रहे। और उसमें हम देखते हैं कि बड़े सुंदर ढंग से इसको सजाया गया। पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ जो है वो अभी सबकी आंखों के सामने है। भारत का संविधान ये हिंदी वाला है, इसी तरह से अंग्रेजी का भी इसी डिज़ाइन में बना हुआ है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये लिखा है। इसके बाद क्या हुआ? हाँ, इसके बाद उसका जो उद्देश्य का भी डिज़ाइन एक ही तरह की है दोनों में, और शुरुआत अंग्रेजी की, हिंदी की एक ही प्रकार से, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इस प्रकार से वो पूरा संविधान का प्रारूप, ये जिसको कहा जाए प्रस्तावना, वो लिखी गई है। इसकी अधिक व्याख्या करने की अभी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद पहला जो चैप्टर है उस पर हम देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि मोहनजोदारो का प्रतीक चिन्ह वो इसमें दिया गया है। तो मोहनजोदारो तो विखंडित भारत में, खंडित भारत में नहीं है, अब पाकिस्तान में जा चुका है, फिर भी इसको क्यों दिया गया? तो मतलब स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं की भी और नंदलाल बोस की भी यही इच्छा थी कि ये, जैसे कि श्री अरविंद ने कहा है कि विभाजन इट्स ए टेम्पररी फेज, असल में तो भारत को अगर आगे बढ़ना है तो अखंड ही रहना होगा। इसलिए सांस्कृतिक दृष्टि से हम भारत को अखंड मानते हैं, भले ही राजनीतिक दृष्टि से इसका विभाजन हुआ हो, लेकिन हम भारत को अखंड मानते हैं, और इसलिए वहाँ का एक प्रतीक चिन्ह हम लेते हैं। इस प्रतीक चिन्ह को लिया गया, और इसका विषय जो है भारत की सीमाएं, भारत की सीमाओं पर इसका चित्रित होना, इसका मतलब स्पष्ट है कि अखंड भारत की हम चाहना करते हैं। इसके बाद जो आता है चित्र, वो है गुरुकुल का। गुरुकुल में प्राकृतिक दृश्य है, गुरु बैठे हैं, शिष्य पढ़ाई कर रहे हैं, यज्ञ भी हो रहा है, कई प्रकार के चित्र हैं। तो विषय है नागरिकत्व। तो नागरिकत्व के साथ इसका क्या संबंध? इस पर जब मैंने सोचा, इसकी और थोड़ी पृष्ठभूमि में जाऊंगा मैं। आज से कोई 5 साल पहले जब मेरे जिम्मे हिंदुस्तान समाचार का काम था, उस समय हमारे हिंदुस्तान समाचार के तत्कालीन महाप्रबंधक डॉक्टर अमित जैन, वो एक मोटी सी पुस्तक ऐसी अंग्रेजी की, वो मुझे देने के लिए ले आए और मुझे उन्होंने भेंट की। मैं कहने लगा कि इतनी बड़ी पुस्तक क्या चीज़ है ये? बोले नहीं, भारत का संविधान है। तो इतना बड़ा क्यों? तो हाथ से लिखा हुआ है। अच्छा, तो हाथ से लिखा है तो ऐसी लिखावट इतनी अच्छी, बिना काट छाट के इतने सुंदर ढंग से लिखा गया है, जिसकी फोटोकॉपी है वो। तो ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद जब मैंने देखा कि हर चैप्टर पर कोई ना कोई चित्र है, तो ये चित्र जो है ये कोई विशेष अर्थ रखते हैं या केवल डेकोरेशन किया गया है? तो मुझे उसमें से कुछ अर्थ मिला। मैं स्वयं भी चित्रकला का छात्र हूँ, और इसलिए चित्रकला के पीछे चित्रकार की क्या भावना हो सकती है, ये थोड़ी बहुत समझ होने के कारण मेरे ध्यान में आया कि नागरिक कैसा हो, उसके नियम तो संविधान में बना दिए गए, लेकिन ऐसा नागरिक बनेगा कैसे, ये नंदलाल बोस बता रहे हैं। नंदलाल बोस ने कहा कि उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, तब ये नागरिक बनेगा। अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार के प्रतीक के नाते या स्थान के नाते हम कह सकते हैं कि गुरुकुल से बढ़कर कोई शिक्षा हो नहीं सकती। और इसलिए गुरुकुल का चित्र ये देकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संविधान के नागरिकत्व की अगर रक्षा करनी है तो गुरुकुल की शिक्षा का विस्तार करिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो चित्र है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता लंका विजय के बाद प्रश्न आया कि अब अयोध्या जाना है, अयोध्या में एक दिन की भी देरी हो जाए तो इन्होंने कहा है अपने भरत जी ने
कि एक दिन की भी देरी हो जाए तो मैं जल समाधि ले लूँगा, मैं 14 वर्ष के बाद एक दिन भी नहीं बचूंगा। इसलिए राम जी को बड़ी चिंता थी। तुरंत उन्होंने विभीषण से कहा कि भाई जल्दी से कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि एक दिन में हम पहुँच सके। उन दिनों की टेक्नोलॉजी देखिए, पुष्पक विमान की व्यवस्था की गई, एक दिन में उनको पहुँचा दिया गया। उस पुष्पक विमान में वो अयोध्या जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अयोध्या अगर वो जा रहे हैं तो इस चैप्टर पर उसको क्यों अंकित किया गया है। चैप्टर का विषय है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी हो तो राम ने जो राम राज्य स्थापित किया उसकी आवश्यकता है, और इसलिए राम राज्य स्थापित करिए। तो राम राज्य की स्थापना के लिए स्वयं राम दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। ये जो प्रतीक चिन्ह है ये देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा राम राज्य की स्थापना से ही हो सकती है। संक्षिप्त में अगर कहें तो हर चित्र उस विषय का या तो स्रोत है, इनिशिएटिव जहाँ से होता है, और या उसका परिणाम है। तो यहाँ उस विषय का स्रोत है कि अगर हमें मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है तो राम राज्य की स्थापना करिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम 40 मिनट में पूरी बात करनी है, इसलिए ज़्यादा विश्लेषण न करते हुए मैं तेज़ी से आगे बढ़ूँगा। उसके बाद आता है नीति नियामक तत्व। नीति नियामक तत्व भारत के कौन से हो सकते हैं। गीता से श्रेष्ठ व्याख्या कहीं नहीं की गई है, और इसलिए गीता से उस श्रेष्ठ व्याख्या का विश्लेषण न करते हुए चित्रकार ने यहाँ दिखा दिया है कि अर्जुन को गीता सुना रहे हैं भगवान कृष्ण। उस गीता को पढ़िए और यहाँ ये जो है नीति नियामक तत्वों का निर्धारण करिए। तो नीति नियामक तत्वों का आधार है गीता, ये स्पष्ट करने के लिए ये चित्र दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा, सिद्धार्थ के वैराग्य के बाद ये बुद्ध बन गए और पूरे देश में उन्होंने देशाटन किया और लोगों में जागरण लाया। और सौभाग्य की बात यह है कि भाग 5 ये 22 भागों में सबसे बड़ा भाग है। 100 अनुच्छेद इसके अंदर है, 52 से लेकर 151 तक 100 अनुच्छेदों वाला इतना बड़ा विशाल जो भाग है। इस भाग पर गौतम बुद्ध की चिंताधारा, गौतम बुद्ध का विचार ये छा जाना चाहिए, जो अहिंसा का भी प्रबल समर्थक है, त्याग का भी है, न्याय का भी है, और इस प्रकार से सब चीज़ों को संतुलित ढंग से कर सके। हम गौतम बुद्ध का जीवन जानते ही है। लगातार कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, कई प्रकार का अपने शरीर को कष्ट भी दिया, और उसके बाद उनको जो बोधत्व प्राप्त हुआ उसके कारण उनको बुद्ध कहा गया। तो उस प्रकार से कष्ट करते हुए हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और उसको संतुलित ढंग से आगे बढ़ाना है। ये विचार करते हुए इस प्रकार का चित्र दिया गया है। इसके बाद इनसे 500 साल पहले भगवान महावीर, जिन्होंने जैन मत का प्रचार प्रसार किया, स्थापना भी की, उनका चित्र है। बड़ा रंगीन चित्र है। पूरे संविधान में सबसे ज़्यादा रंगीन इसी को बनाया गया है। तो ये बोलते समय एक और बात बता दूं कि हिंदी और अंग्रेजी में कहीं भी एक रेखा का भी अंतर नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि नंदलाल बोस ने ये चित्र पहले कहीं बनाए, उसका सांचा बनाया गया और उस सांचे को इन संविधान के चित्रों पर जगह में छापा गया है। तो इस प्रकार के संविधान के चित्र जो है उसकी पृष्ठभूमि ये है। तो यहाँ न्यायालय, राज्यपाल, इनके अधिकार, ऐसी सारी बातें हैं। तो इस विषय में जैन मत पंथ जो है वो जितना परिष्कृत है उतना परिष्कृत और कोई मत हो नहीं सकता, ऐसा नंदलाल बोस का मानना होने के कारण उन्होंने ये चित्र वहाँ दिया है। उसके बाद हम देखेंगे सातवां अनुच्छेद। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसका वर्णन लिखा गया है कि ये मौर्य काल का एक चित्र है। और मौर्य काल के इस चित्र में क्या है, तो पुरुष अपने काम में मग्न है,
महिलाएं आनंद से घूम फिर रही है और महिलाओं का ऊर्ध्व वस्त्र नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पुरुषों के मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है। तो निर्विकार होकर अपने काम में लगे हुए पुरुष और निर्भय होकर विचरण करने वाली महिलाएं, ये जो देश था वो था मौर्यकाल। ऐसा मौर्यकाल जैसा देश हमें चाहिए, ये दिखाने के लिए ये चित्र यहाँ बनाया गया। और इस चित्र में प्रांत रचना कैसी हो, ये विषय दिया गया था। तो प्रांत रचना होने का मतलब ये है कि ये विषय हर प्रांत में स्थापित होना चाहिए। इसी प्रकार की निर्भयता और इसी प्रकार की संपन्नता ये हर प्रांत में फैलनी चाहिए। संयोग एक ऐसा है कि 7वें इस चैप्टर का संशोधन हुआ, 7वां ही संशोधन था, वो 7 वर्षों बाद ही हुआ। और उस संशोधन के कारण ये वास्तव में पूरा निरस्त हो गया, केवल उसका एक हिस्सा बचा। और निरस्त होने का कारण ये था कि 1956 में देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ कि हम जो तेलंगाना, कर्नाटक, चारों प्रांत दक्षिण भारत के एक ही साथ समाहित है और मद्रास ये उसके हेडक्वार्टर है, मद्रास के रहने वालों की भाषा तमिल है, तो बाकी प्रांतों में, तो बाकी क्षेत्रों में तमिल नहीं है। तो सबसे पहले आंदोलन तेलुगु भाषियों ने किया कि हमारा प्रांत के अनुसार, भाषा के अनुसार प्रांत किया जाए। और उसमें कुछ बलिदान भी हुए, बड़ा दबाव आया और अंततः संविधान सभा को मानना पड़ा कि प्रांत रचना भाषा के अनुसार होगी। और भाषा के अनुसार प्रांत रचना का पहला उदाहरण बन गया तेलुगु। आज का तेलंगाना और आंध्र दोनों मिलकर, उस समय केवल आंध्र था। और उसके बाद फिर कर्नाटक अलग हुआ, केरल अलग हुआ, फिर महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ, फिर उधर पूर्वोत्तर में जाते हैं तो पूर्वोत्तर में भी अलग अलग राज्य बने। भाषा के अनुसार प्रांत रचना ये 1956 के बाद इस संविधान में जो परिवर्तन लाया गया उसके बाद हुआ। तो ये विषय यही था कि प्रांत रचना चाहे जैसी हो, लेकिन उसमें निर्भयता और संपन्नता। उसके बाद का चित्र जो है, जो कोई देखता है झट से कहता है हनुमान जी है। मैंने देखा, सोचने लगा हनुमान जी है तो गदा कहाँ है? गदा तो नहीं हाथ में। दूम कहाँ है? दूम भी नहीं है। जब दूम भी नहीं है, गदा भी नहीं है, तो फिर हनुमान जी कैसे हुए? और इसलिए खोजबीन की कि ये चित्र कहाँ से आया था। तो जानकारी जो मिली, उस जानकारी के आधार पर ये स्पष्ट हुआ कि ये वास्तव में कुबेर का चित्र है। कुबेर छलांग लगा रहे हैं। फिर प्रश्न आया कि कुबेर क्यों छलांग लगा रहे हैं? तो उनके जीवन को पढ़ने के बाद ध्यान में आया कि कुबेर इनके हनुमान जी के बड़े भक्त थे और हनुमान जी की कार्यशैली उनको बड़ी पसंद थी। उस कार्यशैली का महत्वपूर्ण भाग क्या था कि वो रिस्क लेकर काम करते थे, खतरा मोल लेकर काम करते थे, बिना परवाह के काम करते थे। तो भारत को भी अगर आर्थिक उन्नयन करना हो तो खतरा मोल लेकर कुछ नीतियाँ बनानी पड़ेगी, आर्थिक क्रांति जिसको कहा जाए। तो आर्थिक क्रांति लानी है तो हमें कुबेर ने जिस प्रकार छलांग लगाई है, उस प्रकार की छलांग लगाकर ही देश को हम आगे बढ़ा सकेंगे। और आज हम देख ही रहे हैं, नोटबंदी को लेकर बड़ा हंगामा मचा है, लेकिन ये क्रांति का ही एक हिस्सा है। जो क्रांति पिछले 70 वर्षों में नहीं हो पाई, वो अब होने जा रही है, ये हम देख रहे हैं। उसके बाद विक्रमादित्य का दरबार। विक्रमादित्य के बारे में हम जानते ही हैं कि विक्रमादित्य के आसन पर जो बैठ जाए वो न्याय ही करेगा, ये मान्यता रही है। और इसलिए न्याय व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासन और न्याय व्यवस्था, नगर पालिका, पंचायत तक किस प्रकार की हो, तो उसका प्रतीक चिन्ह है विक्रमादित्य का दरबार। इस प्रकार से विक्रमादित्य के दरबार का यहाँ देते हुए फिर ये आगे बढ़ते हैं कि अब देश में छोटी छोटी इकाइयाँ बनेगी, छोटी छोटी इकाइयों को संभालना है, लेकिन वो शिक्षा से वंचित न हो। और इसलिए शिक्षा का भी विस्तार होना चाहिए। और शिक्षा का विस्तार कैसा हो, तो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था, पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र था, पूरी दुनिया के लोग वहाँ आकर और शिक्षा लेते थे। तो उसमें एक प्रतीक चिन्ह उनका
और उस समय का वहाँ का एक वातावरण कि पढ़े लिखे लोग किस प्रकार से घूम फिर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार का एक बड़ा मनोरम दृश्य ये उन्होंने उपस्थित किया है। और इस प्रकार ये अनुसूचित जाति जनजाति तक भी शिक्षा पहुँचे, ये उस चैप्टर का विषय है। उसके बाद आता है अश्वमेध यज्ञ। हम सभी जानते हैं कि घोड़ा छोड़ दिया जाता था, उसके साथ सेना जाती थी और एक एक राज्य को जीतते थे, लेकिन जीता हुआ राज्य उनका गुलाम नहीं होता था, स्वाधीन रूप से काम करे, उनकी छत्रछाया आप पर है, ये उनको आश्वासन दिया जाता था। केंद्र की छत्रछाया में राज्य पले पोसे, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था राज्य रचना के साथ केंद्र राज्य संपर्क ये कैसे हो, उसको दर्शाते हुए चिन्ह है कि केंद्र मजबूत होगा लेकिन राज्य भी सुरक्षित होगा उनकी छत्रछाया में। तो इस प्रकार अगला चित्र हम जाएंगे, नटराज और स्वस्तिक। मैं जब इस पुस्तक की भूमिका, ये जो पुस्तक मैंने लिखी है हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन, इस पर लोगों ने कहा कि संविधान के सबसे बड़े ज्ञाता डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं, उनकी अगर इसमें भूमिका मिल जाए तो इस पुस्तक की इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, इसलिए आप उनसे भूमिका लिखवाइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको फ़ोन किया, रिक्वेस्ट की, मिलने के लिए उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने पूछा कि संविधान पर आपने क्या लिखा है। मैंने कहा जी संविधान में जो चित्र बनाए हैं उस पर मैंने लिखा है। तो उस पर क्या लिखेंगे, वो तो डेकोरेटिव पीस है। तो ये सुनते ही मैं चौंक गया कि संविधान के ज्ञाता और वो भी यही मानते हैं कि ये केवल डेकोरेटिव पीस है, तब तो मुझे ज़रा बताना पड़ेगा। तो मैंने उनको बड़े सम्मान के साथ कहा कि सर ऐसा नहीं है, नंदलाल बोस ने निश्चित रूप से पूरा संविधान बड़े अच्छी तरह से पढ़ा है निचोड़ कर, और उसका निचोड़ एक एक भाग में क्या हो सकता है चित्रों के द्वारा, शब्दों की तो अपनी सीमा है, चित्रों के द्वारा उन्होंने उसको प्रकट किया है। बोले अच्छा कैसे बताइए। तो मैंने 2-4 उदाहरण बताए, और फिर जब बताया कि लेकिन इतनी सावधानी से और इतना सोच समझ कर करने के बाद भी आखिर नंदलाल बोस तो मनुष्य ही है, तो उनके हाथ से गलती भी होगी। अच्छा, बोले क्या गलती हुई। मैंने कहा गलती ये हुई कि उन्होंने नटराज का चित्र तो बनाया लेकिन वो खंडित हो गया। आनंद का खंडित होना ये अच्छा लक्षण नहीं माना जाता। स्वस्तिक भी बनाया लेकिन वो उल्टा हो गया, उल्टा स्वस्तिक, ये भी अशुभ है। और 12वें चैप्टर पर वो लग गया है। 12वां चैप्टर ऐसा है कि केंद्र और आंतरिक अर्थव्यवस्था, इसका सुचारू संचालन। तो आज तक हम इसका सुचारू संचालन नहीं कर पा रहे हैं, शायद उसका कारण ये हो कि ये 2 अशुभ चिन्ह इस पर लग गए हैं, असावधानी। तो ये असावधानी कैसे, पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, इतना जब सोच समझ कर उन्होंने किया है तो इतनी बड़ी गलती करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन किसी कारण से उनके हाथ से गलती हो गई, क्योंकि उनके सहयोगी कई थे। अब किस सहयोगी को उन्होंने ये काम दिया होगा और उसने किस तरह से उसको किया होगा, तो गलती हो गई। और क्या गलती में ज़रा मुझे दिखाइए। तो मैंने उनके घर में जो संविधान पड़ा था वो उठाकर दिखाया। देखने के बाद वो अचंभित हो गए और कहने लगे कि 70 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, आज तक किसी के नज़रों में नहीं आया, आपने तो कमाल कर दी, आपकी इसकी भूमिका मैं लिख दूंगा। यानी मेरी पूरी टेस्ट लेने के बाद उन्होंने ये भूमिका लिखी है। तो ये क्यों हुआ होगा, तो मैं गहराई में इसमें जाने के मैंने प्रयास किया, तो ध्यान में आया कि ये तो सांचे बनाए गए थे, तो नटराज का सांचा बनाया गया, जगह दी गई थी केवल 3 इंच ऊपर, लेकिन सांचा ये बड़ा बन गया। तो ये सीमा लांघते हुए नीचे भी और ऊपर भी थोड़ा सीमा से बाहर चला गया। ये जो सीमा निर्धारित की गई थी उसको फ्रेम बना दिया जाता था कि इसके अंदर लिखिए, और ये जगह छोड़ दी जाती थी। तो इस जगह से बाहर वो आ गया, थोड़ा इधर भी बाहर चला गया, इधर नीचे उतर गया। तो अंग्रेजी में जिन्होंने लिखा है बाद में, उन्होंने इस पर ओवरलैपिंग करते हुए लिखा है। हिंदी वालों में ओवरलैप नहीं हुआ, हिंदी वालों ने अलग से लिखा है, लेकिन अंग्रेजी वालों का वाक्य बड़ा था तो उसका ओवरलैपिंग हुआ है, इसके ऊपर लिखा गया है। तो मतलब स्पष्ट है कि ये पहले छाप दिया गया है, उसके बाद लिखने के लिए दिया गया है। और उसके बाद फिर इस पर फ्रेम बनी है चारों तरफ, ये जैसे फ्रेम है, इस तरह की फ्रेम हर पृष्ठ पर बनी है।
फ्रेम बनाने वाले ने इतना ध्यान नहीं रखा कि इस चित्र को खंडित नहीं करना है। फ्रेम बनानी है, उसको जगह में अपनी फ्रेम बना दी, वो खंडित हो गया। स्वस्तिक उल्टा क्यों हुआ होगा? तो सांचा बनाने के लिए उन्होंने स्वस्तिक अंकित कर दिया। जिसने सांचा बनाया उसने सीधा सांचा बना दिया, जो छापा गया तो उल्टा हो गया। तो इस प्रकार से सामान्य सी गलती, लेकिन एक अपशकुन हो गया। ये जब मैंने उनको बताया तो बड़े अचंभित हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, इसका तो संशोधन होना चाहिए। ये बात राष्ट्रपति जी तक भी पहुंची। हमारे इंद्रेश जी जो हैं वो इसके उद्घाटन के कार्यक्रम में थे पुस्तक के, तो उन्होंने दूसरे ही दिन राष्ट्रपति जी से जाकर ये बात कही कि महामहिम राष्ट्रपति जी, संविधान में ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्होंने भी इसको नोट किया है। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्रपति महोदय से लेकर कई लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि संविधान जो सुरक्षित रखा गया है उसमें इस चित्र में ये अशुभ चिन्ह हो चुका है। उसको कैसे किया जाए, ये बात का विषय है। तो कुल मिलाकर इसके बाद है भगीरथ प्रयास। राजा भगीरथ गंगा को अवतरित कर रहे हैं और गंगा बहते हुए नीचे तक जा रही है। विषय क्या है? व्यापार वाणिज्य और उसकी नीति। तो व्यापार वाणिज्य से गंगा का क्या संबंध? जब इस पर खोजबीन शुरू की मैंने तो ध्यान में आया कि गंगा के किनारे व्यापार होगा, ये विषय शायद उनके दिमाग में नहीं होगा। उनके दिमाग में ये होगा कि अगर व्यापार वाणिज्य को इस देश में फलना फूलना हो तो फलने फूलने के लिए एक जनरेशन पर्याप्त नहीं है, 5 जनरेशन तक काम करना पड़ेगा। 5 जनरेशन तक काम करने वाले कौन थे? तो भगीरथ थे। राजा सगर के परंपरा से शुरू हुआ। राजा सगर की सेना 20,000 की सेना, या 30,000 भी कोई कहते हैं, तो वो भस्म हो गई। कपिल मुनि बड़े क्रोधित थे। राजा सगर उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगी उन्होंने कि आपके आश्रम को उन्होंने तहस नहस किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब इतने लोगों को आप कम से कम मोक्ष प्रदान कर दीजिए। उनका तो कोई दोष नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उनको मोक्ष प्रदान करना हो तो सबसे पवित्र पानी जो आज बह रहा है, उससे भी पवित्र पानी, उसको खोज कर लाओ और यहाँ से बहा कर ले जाओ, तो मैं तर्पण कर दूंगा, इनका मोक्ष हो जाएगा। उन्होंने संकल्प ले लिया, ठीक है मैं करता हूँ। अपने अयोध्या आए, आकर उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि ऐसा कोई स्रोत है क्या जो अब तक बहा नहीं है, लेकिन उनके जीवन काल में हो नहीं पाया। उनके बेटे थे, असमंजस नाम था उनका। नाम के अनुसार प्रकृति से भी असमंजस थे। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं ये या तो राजकाज करूँगा या फिर गंगा माने पानी खोजूंगा, 2 में से एक काम कर सकता हूँ। तो उनके बेटे अंशुमान, उन्होंने कहा कि ठीक है, दादाजी का सपना मैं पूरा करता हूँ, मैं पानी खोजता हूँ, आप राज्य संभालिए। और वो पानी खोजने के लिए हिमालय चले गए। हिमालय में कहीं ऐसा स्रोत है क्या कि जो बहा नहीं है, उसको खोजते रहे। उनके जीवन काल में हो नहीं पाया। उनके बेटे दिलीप, उन्होंने और आगे जाकर काम किया, और आगे जाने के बाद उनके ध्यान में आया कि मानसरोवर से पवित्र पानी तो कोई हो नहीं सकता, और इसलिए मानसरोवर का पानी जो है वो अगर ले जाए नीचे, लेकिन जब देखा उन्होंने कि ब्रह्मपुत्र बह रही है, सतलुज बह रही है, तो पानी तो जा ही रहा है। तब उन्होंने ध्यान किया और उस ध्यान में उनको अनुभूति ये हुई कि जो इससे अंडरग्राउंड वाटर है वो अब तक कहीं बहा नहीं हो, तो वो सबसे पवित्र है। और उन्होंने भगीरथ को बुलाया। भगीरथ थे पगजाया, जो उल्टा पैदा होता है गर्भ से निकलते समय, जिसके पैर पहले निकलते हैं। उसके 3 गुण होते हैं। वो धरती पर खड़े रहकर अंदर कहीं धन गड़ा हो तो वो बता सकता है, पानी हो तो वो बता सकता है, और किसी के शरीर के स्नायु में कोई विकार आया हो, इम्बैलेंस हुआ हो, असंतुलन हुआ हो, तो उनके पैर के अंगूठे से वो संतुलन ठीक हो जाता है। ऐसे 3 गुण उनमें होते हैं। तो भगीरथ को उन्होंने बुलाकर कहा कि तुम पानी खोजो और इसको खोजकर बाहर निकालो। और आज नासा भी कहता है कि गंगोत्री का पानी जो है 600 किलोमीटर अंडरग्राउंड बहकर मानसरोवर से आया हुआ पानी है। यही खोज उन्होंने की थी। तो इस प्रकार से 6 जनरेशन की खोज, उसके कारण हम इस देश को संपन्न कर पाएंगे, ये उन्होंने स्पष्ट करते हुए, और हम आगे बढ़ते हैं। अकबर का दरबार है आगे। अकबर का दरबार क्यों है? तो नंदलाल बोस ने सोचा कि जिन्होंने 700 साल तक कम अधिक मात्रा में यहाँ राज किया है, भले ही भयंकर अत्याचार भी किए हो, लेकिन यहाँ राज किया है, अभी भी यहाँ है, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं स्थान दिया जाए।
तो उन्होंने पूरा इतिहास पढ़ा और पढ़ने के बाद ध्यान में आया उनके कि सबसे अधिक वर्षों तक राज करने वाले लेकिन सबसे कम अत्याचार करने वाले ऐसे कौन है, तो अकबर हैं। बाबर ने तो केवल 4 साल राज किया लेकिन भयंकर अत्याचार किए। औरंगजेब ने 48 साल राज किया, भयंकर अत्याचार किए। लेकिन अकबर ने उतने अत्याचार नहीं किए, वो डेमोक्रेटिक भी थे और राज्यों के संबंध के लिए उन्होंने रिश्ते बनाने का काम भी किया। रिश्तों के माध्यम से राज्यों को अपना बनाओ। तो इस प्रकार से अकबर, और विषय भी यही है, केंद्र राज्याधीन सेवाएं। इसके बाद आता है चुनाव। चुनाव में क्या नियम होंगे ये तो बता दिया गया है, लेकिन किसको चुना जाए ये संविधान कह नहीं सकता। नंदलाल बोस ने कह दिया है, शिवाजी के जैसे पराक्रमी और गुरु गोविंद जी जैसे त्यागी ऐसे नेताओं को चुनिए। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसे नेता चुनने में हमें 70 साल लग गए। 70 साल बाद हमने ऐसे नेता चुने हैं और इन दोनों की झलक जिसमें है, आज देश उनके हाथ में है, इसलिए देश सुरक्षित है, ऐसा मानते हुए हम इस बात को समेट लेते हैं। जनजाति का आरक्षण, राज्यपाल महोदय को 11:15 बजे कार्यक्रम है, उसने जाना है। तो इस प्रकार से इन चित्रों के माध्यम से संविधान में एक प्रकार से उसकी आत्मा जो है वो लाई गई है। ये कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपको असुविधा नहीं हो, बाकी तो हम तो असुविधा है उसकी, वहाँ माफी मांगूंगा। अरे क्या बात। पहले क्योंकि मैं आभारी हूँ कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखा, पर पहले ही मैंने डीसी को लिख कर दे दिया कि उनको कहो कि क्या बात। माफ कर दें। ये देखिए हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि हमारे प्रदेश के ऐसे राज्यपाल हैं जो इतने संवेदनशील हैं। हम लोगों को कितना आनंद आ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यपाल जी। नंदलाल बोस ने इन 2 चित्रों का चयन क्यों किया, एक तो रानी झांसी की रानी और दूसरे टीपू सुल्तान। दोनों के चरित्र एकदम भिन्न हैं, लेकिन दोनों के चरित्रों में एक कॉमन पॉइंट है, दोनों अंग्रेजों से लड़ते हुए मरे हैं। और दोनों के ध्यान में यह था कि अंग्रेज केवल व्यापार करने नहीं आए हैं, राज करने आए हैं, इसलिए इनको यहाँ से खदेड़ो। तो ये दोनों बातें दोनों में कॉमन थी। और टीपू सुल्तान ने 5 मंदिरों की रक्षा भी की थी अपने स्वार्थ के लिए। बाकी हजारों मंदिर तोड़े हैं, हजारों लोगों का धर्मांतरण किया है, लेकिन 5 मंदिरों की रक्षा भी की थी। और इसलिए 5 मंदिरों की रक्षा करने वाले और अंग्रेजों के संकट को उजागर करने वाले, इस रूप में इन दोनों का चित्र यहाँ दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं लाठी लेकर चलते हुए महात्मा गांधी। बड़ा प्रचलित ये चित्र है और इसका विषय है राजभाषा। तो एक गुजराती भाषी होते हुए भी राजभाषा के लिए उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि हिंदी ही राजभाषा होनी चाहिए, इसलिए हिंदी को प्रचलित करिए। और हिंदी के लिए कई प्रकार के प्रयास उन्होंने किए। तो इस प्रकार से उनका चित्र यहाँ दिया गया है। फिर इसके बाद महात्मा गांधी को ही शांति स्थापना के लिए वो नोआखाली गए हैं, उस समय उनका जो स्वागत हुआ उसका ये चित्र है। तो नोआखाली क्यों गए और इसका विषय क्या है, तो आपातकालीन प्रबंधन। तो किसी भी नेता को किसी भी आपातकालीन प्रबंधन के लिए क्या करना होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ जाकर अपनी जान जोखिम में रखकर और वहाँ पहले शांति स्थापन करिए। महात्मा गांधी ने वही किया था और इसलिए आपातकालीन प्रबंधन के लिए महात्मा गांधी को याद करते हुए उन्होंने नोआखाली को यहाँ चित्रित किया है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द भी है इसमें और आपातकालीन प्रबंधन भी है। उसके बाद आते हैं नेताजी। नेताजी के बारे में शुरू में मैंने कह दिया था कि नेताजी तो चाहते थे कि देश स्वाधीन हो, लेकिन अंग्रेजों के टर्म्स पे नहीं, हमारी टर्म्स पर। लेकिन अंग्रेजों की टर्म्स पर हम स्वाधीन हुए। जो भी हो, तो इनको याद करते हुए नंदलाल बोस ने इस चैप्टर का जो विषय है प्रबंधन, पूरे देश का प्रबंधन करना हो तो कैसे करे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बार कहीं कहा हुआ वाक्य है कि सबसे पहले 10 वर्ष तक हमें डिक्टेटरशिप से ही देश चलाना होगा और तब कहीं जाकर हम लोकतंत्र को स्थापित कर पाएंगे, ये उनका कहना था। तो वो तो हो नहीं पाया, लेकिन लोकतंत्र हमारे यहाँ स्थापित हो चुका है और लोकतंत्र का सबसे श्रेष्ठ प्रतीक इस रूप में भारत आज उदाहरण के तौर पर है। इसके बाद जो चित्र दिए हैं उसमें किसी घटना या किसी व्यक्ति का प्रसंग नहीं है। ये विषय है खुला आकाश और हिमालय, संविधान संशोधन।
तो संविधान संशोधन कितना मुक्त हो। दुनिया भर के संविधानों में संविधान संशोधन का सर्वाधिक सरल तरीका ये भारत के संविधान का है, और इसलिए भारत के संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है, तो खुले आकाश के जैसा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जल, नभ और थल इन तीनों की रक्षा करनी है। इसलिए अगला चित्र इन्होंने दिया है मरुभूमि का। जमीन का सबसे निम्नतम स्तर वो है मरुभूमि। मरुभूमि तक की हमें रक्षा करनी है, वहाँ भी चलाचलन बना रहे, इसका ध्यान रखना है। ये रखते हुए इसका विषय दिया है भू सीमांकन और सुरक्षा। सुरक्षा में इस मिट्टी का भी ध्यान रखना जरूरी है। और अंत में समुद्र का, उसमें नौकायन, और इसका विषय है संविधान का हिंदी अनुवाद। संविधान का हिंदी अनुवाद कैसे होगा, क्या होगा, उसके सारी विषय इसमें दिए हैं। और वो पानी के जैसा तरल हो, और इसका ध्यान भी रहे कि हमें जल, थल, नभ तीनों की रक्षा करनी है। तो इस प्रकार से इस पूरे संविधान का चित्रांकन के माध्यम से जो आत्मा का जागरण हुआ है, मैं समझता हूँ कि नंदलाल बोस वास्तव में केवल चित्रकार ही नहीं, तो इस भारतीय संविधान के आत्मा का आरोपण करने वाले इस प्रकार के महान पुरुष थे। धन्यवाद। लक्ष्मीनारायण जी भाला ने संविधान में अंकित हर चित्र की प्रासंगिकता और परिवेश के साथ बहुत ही सरल एवं प्रभावी विश्लेषण किया है। हालांकि समय कम था और इसलिए थोड़ा जल्दी हम लोगों को सुनना पड़ा। फिर भी सोचिए, अगर आप सोचिए कि अगर भारत का संविधान आज बनाना पड़े और उसमें इन चित्रों को समावेश करने की बात आए तो कितना विरोध होगा। ये विडंबना ही है कि हम भारत के संविधान की मूल भावनाओं से कहीं न कहीं दूर चले जा रहे हैं, जिसे समझने की आवश्यकता है। ये बहुत विषय लंबा है, फिर कभी विषय पर चलेंगे। मैं एक छोटा सा आत्मीय आयोजन, महामहिम को मैं आमंत्रित करूं, उसके पहले एक छोटा सा आत्मीय आयोजन है कि IIT खड़गपुर के जो वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी डॉक्टर राजीव रावत ने एक अपनी नवीनतम पुस्तक प्रकाशित की है, हमारे दरमिया। मैं उनका महामहिम, मैं राजीव जी रावत को कहूँगा कि वो महामहिम के हाथों वो प्रति प्रदान कर इसका लोकार्पण करें। डॉक्टर राजीव रावत। अब मैं बिना भूमिका के महामहिम राज्यपाल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। महामहिम राज्यपाल जी। नमस्कार। जब जब यहाँ आता हूँ केशरीनाथ त्रिपाठी जी की याद आती है। बलदेव भाई मेरे विचारों में रहते हैं। उस श्रृंखला में आज लक्ष्मी नारायण जी भाला जुड़ गए। यहाँ जब भी आया कुछ लेकर गया। तुलसीहान जी को मैंने एक चेतावनी से वादा लिया था, कुमार सभा पुस्तकालय का भवन होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि राज्यपाल की हैसियत से यदि अगर मेरा कुछ योगदान हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं एक छोटी रकम 21 लाख की इस निर्माण के लिए इसलिए आज कर रहा हूं ताकि तुलसीहान जी
जिनसे मेरा लगाव पूर्व मुख्य न्यायाधिपति यादराम मीना जी के माध्यम से है, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। अपनी शारीरिक हाइट के अनुरूप तुलसीराम जी लोगों को प्रेरित करेंगे और ये काम निश्चित होगा। मैंने तब ये भी कहा था कि मेरा सुझाव रहेगा, निर्णय आपका है। केसीनाथ त्रिपाठी जी के लिए यहाँ उस समय आना बहुत मार्मिक रहेगा। जो भी लोग यहाँ हैं, मंचासीन सामने हैं, नंदलाल जी हैं, तारा जी हैं, अनेक लोग हैं, नाम छूट जाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो विषय है, जिस पर बहुत विवेचना हो चुकी है, मेरा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा, पर मैं लक्ष्मी नारायण जी भाला जी को ये कहूँगा कि इस विषय पर वो अपनी रिकॉर्डिंग कराएं और वो रिकॉर्डिंग राजभवन में कराएं। उसकी पूरी व्यवस्था राजभवन करेगा। इसका उद्देश्य रहेगा कि देश के जो विश्वविद्यालय हैं, जहाँ के छात्र बड़े जागरूक हैं, उनको इसका अंदाज़ा नहीं है। उनको अंदाज़ा होगा तो फिर बहुत अच्छा होगा। एंड जो मेरे एडीसी हैं, डिफेंस में होने के बाद इस काम को बहुत बखूबी तरीके से करेंगे, मेजर गौरंग दीक्षित। मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी लक्ष्मी नारायण जी से चर्चा कर एक समय अवधि वाला कार्यक्रम बना लेंगे, ताकि इसमें कोई देरी नहीं हो, क्योंकि भारत के जो 75 वर्ष होने वाले हैं, उससे पहले लोगों को इस बारे में जागरूक होना और भी अच्छा रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में जो गीत हमने सुना, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, हम केवल हिंदुस्तानी हैं, आपके प्रथम सेवक को, आपके राज्यपाल को कितनी पीड़ा होती होगी जब संविधान की शपथ लेने वाले देश के नागरिक को भारी कहते हुए संकोच नहीं करते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ, ये मेरी शपथ का हिस्सा है, मेरा संवैधानिक उत्तरदायित्व है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं होगा। कुछ मामलों में हमें संविधान की आत्मा को छेड़ने का अधिकार नहीं है। जो इस सीमा को लांघ रहे हैं, उनको मैंने अदब से आगाह किया है। संविधान में बहुत बड़ी ताकत है। जिन भी लोगों ने गत कई दशकों में संविधान को चुनौती देने का प्रयास किया है, कुप्रयास किया है, या प्रजातंत्र को मिटाने का प्रयास किया है, वो मिट गए हैं। ये ताकत किसी में नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि ये चुनौती नहीं है, ये उत्तरदायित्व है, ये मेरा धर्म है। आई एम फुट सोल्जर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी स्क्रिप्ट के साथ कोई छेड़खानी करे, वो भारत माँ की आत्मा के साथ छेड़खानी करता है। बहुत से लोग मेरे से संवाद करते हैं, मुझे लिखते हैं, मेरे को मेल भेजते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते
कि संविधान के साथ जब छेड़खानी होती है वो लोग कितनी पीड़ा महसूस करते हैं। और सबसे ज़्यादा छेड़खानी करने का नुकसान उसको है जो देश के रीढ़ की हड्डी है, जो किसी सक्सेशन से किसी पद पर नहीं है, जो पैट्रोनेज का प्रोडक्ट नहीं है, जो सिफारिश का नतीजा नहीं है, वो कड़ी मेहनत, परिश्रम और योग्यता का है। ऐसे लोगों को दुख पहुंचे, मेरा अथक प्रयास रहेगा ऐसा नहीं होने देंगे। संविधान और प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं है यदि अगर आम नागरिक की भूमिका कुंठित कर दी जाए, आम नागरिक अपने मत का उपयोग अपने विवेक अनुसार नहीं कर पाए, वो बंधन में आ जाए, वो उस दिन घुटन महसूस करे जिस दिन वो 5 साल की सरकार का निर्माण कर सकता है। उस दिन वो ऐसा ही महसूस हो कि आज मेरी भागीदारी होती तो पता नहीं क्या होता, पर हो नहीं पा रही है। अब तक क्या हुआ वो आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। आगे ऐसा नहीं होगा, ये मेरा वचन है, क्योंकि आज हम उस विषय की बात कर रहे हैं जो तय करेगा भारत माँ किधर जाएगी। हजारों साल तक भारत माँ जहाँ जाती रही है अब नहीं डिगेगी। जब पहली बार राज्यपाल की हैसियत से पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 26 नवंबर को 2019 को खून की घूंट पीकर प्रोटोकॉल के साथ भयंकर छेड़खानी को बर्दाश्त करते हुए जिस व्यक्ति को प्रथम पायदान पर भाषण देना था उसको छठे पायदान पर बुलाया गया। दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 2019। मैंने खून की घूंट पी क्योंकि संविधान ये सिखाता है कि लोगों को समझाया जाए, पेशेंस रखा जाए, परसिवियरेंस रखा जाए। ऐसा कोई नहीं है जो भटके हुए रास्ते से वापस न आए। पर मैंने मेरे भाषण में इस विषय पर, जिस पर हमने लक्ष्मी नारायण जी भाला जी का बहुत ही ज़बरदस्त वक्तव्य सुना है, पूरा नहीं हुआ है, शुरू से वो 40 मिनट में बन गए थे। बंधन के अंदर होने के बाद न्याय नहीं कर पाते, काफ़ी किया है इन्होंने। मैंने लिखा है मेरे पैरा 13 से लेकर 23 तक इसी विषय की ओर मैंने ध्यान केंद्रित किया है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि कोविड की महामारी के बाद इस प्रकार का मेरा पहला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम इस विषय पर होना, इन ऐसे वक्तव्य के साथ होना बहुत मायने रखता है। मैं समझता हूँ कोविड जहाँ भी है वो भी इसको नज़रअंदाज नहीं करेगा। एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मैंने कहा है वो 21 लाख रुपए लेने तुलसीराम जी अध्यक्ष जी के साथ राजभवन कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। पुस्तकालय के कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में मेरा ये दायित्व बनता है कि जो महामहिम राज्यपाल ने स्नेह की वृष्टि की है, इतनी बड़ी घोषणा की है, तो मैं केवल एक वाक्य ही कह सकता हूँ कि अब तो कुमार सभा का भवन बनकर ही रहेगा। हम सब सचमुच भाग्यवान हैं कि जहाँ हमारे संरक्षक के रूप में राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम धनखड़ जी हैं, और दूसरे तुलसीराम जी की चर्चा तो स्वयं वो कर ही रहे थे। अब केवल महावीर जी को, अरुण मल्लावत को और मुझे, मैं तो साहित्य का आदमी हूँ, लेकिन
जुट कर ये काम संपन्न करना है। भगवान की कृपा से आप सबके सहयोग से ये काम पूरा होगा। मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ माननीय राज्यपाल जी के प्रति। मैं बीच में 1-2 कार्यक्रमों में राजभवन गया था, तब वो कह रहे थे कि आप मेरा भी अवदान रहेगा, आप लोग एक दिन आइए। तो मैंने कहा था कि कमी हम लोगों की है, अभी स्थान मिले उसको हम लोग चिन्हित करें, उस पर आगे बढ़ें। तुलसियान जी हमारे साथ हैं, आपका आशीर्वाद रहे, यही बहुत है। बोले नहीं नहीं, मैं तो अपना सहयोग करूँगा। और ये कितना बड़ा दिल है, इतना आगे बढ़कर आज उन्होंने घोषणा की। कुमार सभा पुस्तकालय सचमुच बहुत कृतज्ञ रहेगा। ऐसे ही लोगों के उदार मना सहयोग से कलकत्ते में वो भव्य भवन बने, हमारे पूर्वजों की आकांक्षा फलीभूत हो। आप सबके प्रति भी हृदय से आभार। और एक बार पुनः महामहिम राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ के प्रति मैं कुमार सभा पुस्तकालय के अध्यक्ष के रूप में हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तुलसियान जी के साथ अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ आपके पास जरूर जाऊंगा। उसके पहले स्थान चिन्हित हो जाए, काम आगे बढ़े, आपका आशीर्वाद यूँ ही बना रहे और हम सब भाग्यवान होकर इस तरह काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिक धन्यवाद के लिए श्री वंशीधर जी शर्मा, हमारे साहित्य मंत्री। नमस्कार। आज के समारोह के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री जगदीप जी धनखड़ के प्रति हम हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम दायित्वों के बीच समय निकालकर हमारे आग्रह पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार की। राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सुदेश जी धनखड़ की गरिमामय उपस्थिति ने हमारा उत्साहवर्धन किया है, हम उनके भी आभारी हैं। हम आभार प्रकट करते हैं प्रखर चिंतक व हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री लक्ष्मीनारायण जी भाला का, जिन्होंने आज के विषय पर अपने सुचिंतित विचार व्यक्त किए। पुस्तकालय के विशिष्ट सहयोगी, अभिभावक एवं वरिष्ठ आयकर सलाहकार श्री सज्जन कुमार जी तुलसियान को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे निवेदन पर आज के समारोह का प्रधान अतिथि पद स्वीकार किया तथा हमारा उत्साहवर्धन किया। आज के कार्यक्रम में व्यक्तिशः आवासीय तंत्र से जुड़े सभी सुधीजनों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया है। हमारे मीडिया मित्र भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने पुस्तकालय की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने का श्लाघनीय कार्य किया है। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की।